हेलो फ्रेंड्स, रिचर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है। और पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा 1833 के चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट तक हम पढ़ लिए हैं और अगला जो होगा वो 1853 का चार्टर एक्ट होगा। 1853 का चार्टर। अब इस वक्त आप क्या बता सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था? अगर आप बता सके तो बताएं कि गवर्नर जनरल कौन था 1853 का जब चार्टर अधिनियम या एक्ट आया था, बताइए। तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही हुआ था कि इस अधिनियम से अब इस अधिनियम से अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब नामजदगी नहीं चलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका नंबर 2। अगला पॉइंट है आपका इस अधिनियम से विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। एक पॉइंट मैं यहाँ पर भूली हूँ तो मैं नीचे लिख दूंगी। ठीक है, तो इस अधिनियम से विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था अलग कर दिया गया और परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा। ठीक है, अब वहां पे जो मैं पॉइंट भूली थी वो ये था कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम से अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 1853 में
इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का मैकाले समिति का मैकाले समिति की स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या था ये सब, क्या क्या कार्य हुए और क्यों हुए, इसके द्वारा हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें यही बता देंगे कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आपका सवाल है। और 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या कार्य किए गए, तो इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इस अधिनियम से अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब नामजदगी नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंपनी में कार्य करने के लिए जो महत्वपूर्ण पद थे, ऊंचे जो पद थे, उसके लिए नाम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हम इस खानदान से, हम उस खानदान से, हम इनके बेटे हैं, हम उनके बेटे हैं, तो हमें कंपनी के ऊंचे पदों पे आसानी से हमें क्या हुआ कर दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। अब ये नहीं चलेगा, बल्कि कंपनी के ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराई जाएगी, यानी प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी। और उस प्रतियोगी परीक्षा को कराने के लिए एक समिति का आयोजन होता है या स्थापना होती है। वो समिति कौन सी थी, तो मैकाले समिति थी। 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई। किस लिए मैकाले समिति की स्थापना क्यों की गई 1854 में, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कंपनी में अब नामजदगी नहीं चलेगी। कंपनी में अगर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्ति पानी है, तो इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इस अधिनियम से विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। और विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों को कह सकते हैं, शक्तियों को अलग कर दिया गया। ठीक है, विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, यानी जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके लिए उसमें 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए और उसे विधान पार्षद कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका 1853 का चार्टर एक्ट खत्म हो गया, क्योंकि इसमें केवल 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट ये था कि अब कंपनी में नामजदगी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपको कंपनी के ऊंचे पदों पर नियुक्ति पानी है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ही जाकर आप कंपनी के ऊंचे पदों पर नियुक्ति पा सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का संपादन करने के लिए 1854 में मैकाले समिति का आयोजन किया जाता है, या मैकाले समिति की स्थापना की जाती है। दूसरा पॉइंट ये था कि विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया जाता है, जिसके लिए परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद भी कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक है,
1858 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट हमने देखे, अब 1858 का चार्टर एक्ट देखेंगे। अब इस समय भी आपका गवर्नर जनरल कौन था ये आप बताएंगे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। मार्कर को भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, एक बार आप देखिए, आप देखते रहिए। मैं ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है। 1858 का चार्टर जो आया था, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें की गई, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें की गई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी बात वो ये थी अधिनियम से अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, पद समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। इसका कारण क्या था? तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ही 1858 का चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। तो अभी तक क्या था, आपने देखा होगा कि 1833 में हुआ ये था कि ब्रिटिश संसद की ओर से कंपनी भारत में शासन करती थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश संसद का माथा ठनक गया। इनको लगा कि ये ठीक तरीके से भारत में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी का शासन पूरी तरह से पहली बार तो समाप्त कर देते हैं। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया है, अब ब्रिटिश संसद सीधा शासन करेगी भारत में, ठीक है। यानी कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। अब 1857 की क्रांति जो हुई थी वो दोबारा ना हो, इसीलिए गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके ब्रिटिश संसद क्या करती है, अपना एक वायसराय भारत में भेजती है। अब वायसराय पूरे भारत में कार्यभार देखेगा और भारत में किस तरह से शासन की जा रही है, किस तरह से नहीं की जा रही है, इसका जो लेखा जोखा होगा वो ब्रिटिश संसद को देगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ये हो जाता है कि दूसरा पॉइंट यही है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद लाया गया। अब भारत में वायसराय का पद लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद सीधा शासन करेगी भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में
मंत्री मंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। भारतीय मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस एक्ट से भारत में नए भारत में नए परिषद का निर्माण किया गया जिनमें सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार की थी और 7 सदस्य कंपनी के ठीक है। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लूं। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ये अब भारत में प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के एक मंत्री को भारत में राज्य सचिव के तौर पर भेजा गया था। राज्य सचिव का संपूर्ण भारत पर अधिकार था। अधिकार था संपूर्ण भारत पे अधिकार था। इसके वाक्य
को अंतिम माना जाता था। ठीक है, देखिए 1858 का जो चार्टर एक्ट था, 1858 के चार्टर एक्ट का पहला पॉइंट क्या था कि इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय का पद लाया गया। ठीक है, अभी 1833 के अधिनियम से क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसको सारी अथॉरिटी दी गई थी। भारत पे, संपूर्ण भारत पे अधिकार था उसका, सब कुछ अथॉरिटी दी गई। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है तो ब्रिटिश संसद ये समझती है कि कंपनी अपना मतलब अच्छे से कार्य नहीं कर रही है या गवर्नर जनरल अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब भारत के वायसराय का पद लाया। ठीक है, भारत के वायसराय का पद लाया और इसको उतनी अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा इसको नहीं दी, किसी भी चीज का अधिकार बहुत ज्यादा नहीं दिया वायसराय को। अब वायसराय जो है ब्रिटिश संसद की ओर से सीधा शासन करेगा। वायसराय जो था ब्रिटिश संसद की ओर से सीधा शासन करेगा। और दूसरा पॉइंट ये है, कंपनी शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन होगा यहाँ पे। ठीक है, कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद सीधा शासन करेगी। यही बात हो गई कि ब्रिटिश संसद अब क्या करेगी, सीधा शासन करेगी। अब कोई मीडिएटर वगैरह नहीं रहेगा, कोई वायसराय या फिर कुछ नहीं रहेगा, सॉरी गवर्नर जनरल या ये सब नहीं रहेंगे। अब वायसराय रहेगा जो कि इसकी निगरानी में रहेगा, इसकी देखरेख में रहेगा और इसके लिए उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा वायसराय। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है भारत में मंत्री परिषद का निर्माण किया गया। भारत में भी मंत्री परिषद का निर्माण किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में मंत्री परिषद का निर्माण किया गया। चौथा क्या है, चौथा है इस एक्ट से भारत में नए परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, 1858 का जो चार्टर एक्ट था उससे क्या होता है कि अब नए परिषद का निर्माण किया गया। और इस नए परिषद में कितने सदस्यों की संख्या थी, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। 15 जिसमें से 8 सदस्य जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस एक्ट से यानी 1858 का जो चार्टर एक्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 1858 के चार्टर एक्ट से क्या होता है कि एक नए परिषद का निर्माण किया जाता है जिसमें सदस्यों की संख्या 15 होती थी और जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के होते थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका, अब भारत में प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के एक मंत्री भारत में राज्य सचिव के तौर पर भेजा गया। ठीक है, हुआ ये कि जब भारत में प्रशासन जो होगा, अब केवल सारी अथॉरिटी तो वायसराय को दी नहीं गई है ना, सारी अथॉरिटी वायसराय को नहीं दी गई है। तो इन्होंने क्या किया कि वायसराय के साथ साथ भारत में राज्य सचिव का भी पद लाया, क्योंकि उसकी भी उतनी भागीदारी रहेगी जितनी वायसराय की रहेगी। ठीक है, तो अब भारत में प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के एक मंत्री यानी ब्रिटिश संसद से एक मंत्री भारत में राज्य सचिव के तौर पर भेजा गया था। यानी जो ब्रिटिश संसद है उसका एक मंत्री उठा के भारत में भेजा गया, जिसे राज्य सचिव का पद दिया गया। राज्य का संपूर्ण अधिकार राज्य सचिव का रहेगा। राज्य सचिव का संपूर्ण अधिकार राज्य सचिव का संपूर्ण भारत पर अधिकार था। इसमें इसके वाक्य को अंतिम माना जाता था। यानी ये जो फैसला ले लेगा, राज्य सचिव जो फैसला लेगा उसके वाक्य को अंतिम माना जाएगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नोट डाउन कर लिए हो तो मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी। ठीक है, अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो एक और पॉइंट छूट गया है।
यहीं पे लिख देती हूँ, कहाँ पे लिख सकती हूँ, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस अधिनियम से मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया, तो 1858 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, 1858 के चार्टर अधिनियम या एक्ट से क्या किया गया, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर किया गया। ठीक है, अब भाग में मुगल सम्राट का पद नहीं होगा। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया 1858 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही लगभग कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा और कम इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, और इसको नोट डाउन करिए। इसके अलावा इसको रिवाइज करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, क्योंकि मैंने भी जब इसको पढ़ा था तो ये इतना आसान नहीं होता याद करना कि एक ही बार में हम ये पढ़ रहे हैं कि इस एक्ट से जो ये अधिनियम बने हैं या एक्ट बने हैं उसमें क्या क्या कार्य हुए हैं, वो एक बार में आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, वो भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको ये सब याद हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देखें, इससे आपको जरूर फायदा होगा और याद भी जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए जरूर, और मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया करिए। ठीक है, धन्यवाद।